नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर R.S. यादव। जिस संसार में हम रह रहे हैं वह कितना सुंदर और अद्भुत है। कभी आपने महसूस किया प्रकृति हम पर कितनी दयालु है? इसे महसूस करने के लिए, जानने के लिए आपको किसी प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं है। एक खुली प्रयोगशाला जिसमें सभी का स्वागत है। आवश्यकता है इसे निखारने की और मन में उभरे सवालों के उत्तर तलाश करने की। आवश्यकता है आँख और कान खुले रखने की। इन मुद्दों को उठाना इसलिए ज़रूरी है कि जिस रमन प्रभाव पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका इससे सीधा संबंध रहा है। इसकी और व्याख्या और संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर P.K. मुखर्जी। आप एक अच्छे खासे विज्ञान लेखक हैं, विज्ञान संचारक हैं। और जो दूसरे प्रतिभागी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, आप हैं श्री R.S. दास। दिल्ली विद्यालयों में आपने भौतिकी का शिक्षण और पाठन बहुत लंबे समय तक किया है। आप दोनों का स्वागत है। पहले एक सवाल आपसे, क्वांटम सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए रामन प्रभाव की व्याख्या है वो आप कैसे करेंगे? विकिरण जो है वो तरंग प्रकृति हो सकती है, कण प्रकृति भी हो सकती है। तो मैक्स प्लांक ने पहले बताया कि विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण जो है छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होता है, जिनको कि उन्होंने क्वांटम नाम दिया। और इसका बहुवचन जो है क्वांटा होता है। ये प्रकाश के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है। असल में नामकरण ना तो प्लांक ने किया, ना आइंस्टाइन ने किया। ये गिलबर्ट लुईस नाम के रसायनविद थे जिन्होंने 1926 में फोटोन नामकरण किया था। अब रमन प्रभाव को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग कैसे हुआ, तो उस पर आते हैं। जब विकिरण जो है अंतःक्रिया होती है, इंटरैक्शन करता है सब्सटेंस के साथ, ये द्रव, ठोस, द्रव, गैस अथवा चूर्ण यानी पाउडर के रूप में भी हो सकता है। तो उसके जो अणु होते हैं, विकिरण जो है उसकी अंतःक्रिया होती है अणुओं के साथ। तो 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। एक स्थिति में तो है विकिरण अंतःक्रिया करता है मगर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 2 और स्थितियाँ होंगी जिसमें कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जो आपतित फोटोन है उसकी ऊर्जा कम हो सकती है या उसकी ऊर्जा बढ़ सकती है। जब आपतित फोटोन की ऊर्जा कम हो जाती है तो आवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा जो है आवृत्ति के समानुपाती होती है। E = h/nu, जहाँ h प्लांक का नियतांक है। तो यानी ऊर्जा कम हो गई तो आवृत्ति कम हो गई। यानी बहुत सारांश में हम कहें फोटोन कणों के लचीले वितरण को कहीं न कहीं रमन प्रभाव से जोड़कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल फोटोन का ही है, फोटोन का ही व्यवहार है। और फोटोन का जो इंटरैक्शन हो रहा है, अनोनी क्रिया हो रही है मैटर के साथ, अणुओं के साथ, उससे आता है। मगर इसमें एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ इधर कि एक होता है जो शुरू का मैंने बताया कि ऊर्जा में परिवर्तन नहीं है, तो वो है इलास्टिक स्कैटरिंग यानी प्रत्यास्थ प्रकीर्णन। और बाकी जो 2 स्थितियां हैं जिसमें कि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एक में ऊर्जा कम होती है और एक में अधिक हो जाती है, तो वो है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो रमन प्रभाव इन इलास्टिक स्कैटरिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, किसी सवाल के तह में जाने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वह है उस उत्तर को जानने के लिए। जब उत्तर आपके सामने होता है तो एक नया सवाल आपके पास आ जाता है, फिर एक और आ जाता है। दास जी, आपने तो दिल्ली के अनेक विद्यालयों में भौतिकी शास्त्र पढ़ाया है, विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन भी किया है। जब प्रोजेक्ट है इस खुली प्रयोगशाला में उनके साथ रहते हुए काम भी किया है। तो छात्र छात्राओं की जो जिज्ञासा है इस तरह से उभर के आती है। और रमन प्रभाव से संबंधित कभी आपने काम किए हैं, शिक्षण किए हैं, तो इस पहलू को आप कैसे जोड़ के देखते हैं? दरअसल संकल्पनाओं का की एक लंबी फहरिस्त है जिसके बाद रमन प्रभाव स्पष्ट होता है। शुरुआत देखने की प्रक्रिया से करते हैं। जब हम किसी पिंड को देखते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक स्रोत होता है प्रकाश का, एक वो वस्तु स्वयं है, और एक कोई संसूचक है जैसे हमारे नेत्र। और इन तीनों के विषय में कई तरह के संकल्पनाएं हैं जो समय के साथ डेवलप हुई। उनको समझें तो रमन प्रभाव तक क्रमबद्ध ढंग से पहुंच सकेंगे। जैसे स्रोत का सवाल है
तो प्रकाश का स्रोत यानी ऐसा स्वदीप्त पिंड जिसमें से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब ये प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए 1911 में ये बात समझ में आई कि ये दरअसल परमाणुओं से उत्सर्जित होता है। जब हम किसी पिंड को ऊर्जा प्रदान करते हैं, चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो या वो विद्युत के रूप में हो या वो प्रकाश के रूप में हो, जब भी हम किसी पिंड को ऊर्जा देते हैं तो वो उसके अंदर विद्यमान कणों द्वारा अवशोषित होती है। उन कणों में, जिनको आज हम परमाणु समझते हैं या बाद में उसी क्रम में अणु समझते हैं, तो उन कणों में जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो वो उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, लेकिन बढ़े हुए ऊर्जा स्तर पर वो ज़्यादा लंबे समय तक बने नहीं रह सकते, वापस अपने पूर्व स्तर पर आते हैं और इस क्रम में ऊर्जा को निश्चित करते हैं। अच्छा, एक मुद्दा हमारे जहन में उभर के आता है, वह है सर सीवी रमन ने बहुत सीमित साधनों के माध्यम से वो सब कुछ कर दिखाया जो कि उस समय पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिकों के लिए समझा जाता था। आज कल हम देखते हैं सारी सुविधाएं हैं। दास जी, क्योंकि विज्ञान के प्रति लगाव और जिज्ञासा और चाहत का होना बहुत ज़रूरी थी। जो नई हमारी पीढ़ी है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, नई खोज हो, नए आविष्कार हो, तो उनको किस तरह से ये सारी प्रतिभाओं को जोड़ते हुए हम आगे ला सकते हैं। रमन ये मानते थे कि साधनों के अभाव को साधना से पूरा किया जा सकता है। उनके किसी सहयोगी ने एक रमन प्रभाव की एक कमी ये है कि ये बहुत क्षीण प्रभाव है। 1/10 लाखवां कण ही इस तरह का जो है प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो बहुत ही क्षीण प्रभाव है, इसको देखने में बहुत मुश्किल होती है और इसलिए स्रोत को जितना तीव्र किया जाएगा उतना अच्छा रमण प्रभाव देखने में आएगा। तो किसी इनके सहयोगी ने या स्टूडेंट ने ये शिकायत रखी कि हमारे पास तो 1 किलोवाट का बल्ब है और विदेशों में तो 10 किलोवाट के बल्ब से जो है वो अनुसंधान हो रहा है, हम पिछड़ ना जाएं। उन्होंने कहा कि उनके 1 किलोवाट की बुद्धि के तुलना में अपनी 10 किलोवाट की बुद्धि जलाओ, तब जो है वो तुम्हारे प्रयोग उनसे पहले सफल हो जाएंगे। क्या बात है। हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डीडी साइंस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक विज्ञान समर्पित कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 1 घंटे का समय निर्धारित है। डीडी साइंस भारतीय संस्थानों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास और देश व दुनिया के विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और समाचारों को दिखाएगा। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर जाएं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है।
विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दास जी, आप अपनी चर्चा को जारी रखें। आप बाद में ये समझ में आया कि ये जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं परमाणुओं से, ये एक फ्रीक्वेंसी के होते हैं और एक तरह से इनके आधार पर उस परमाणु की पहचान की जा सकती है। इसलिए ये इस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया और इस लाइन स्पेक्ट्रम का एक सिग्नेचर वैल्यू है और उसके आधार पर जो है वो उस एटम की या तत्व की पहचान की जा सकती है जिससे ये निकलते हैं। बाद में फिर अणुओं से निकलने वाले बैंड स्पेक्ट्रम और क्रिस्टल से निकलने वाले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उनकी डिटेल का अध्ययन किया गया और ये एक पूरा सब्जेक्ट विज्ञान का विकसित हुआ जिसको हम स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीट्री। सर सीवी रमन से संबंधित बहुत से इस तरह के जीवन से उदाहरण जुड़े हुए हैं, उनके संस्मरण हैं, जिनको लेते हुए मैं अपनी इस चर्चा को जारी रखूंगा। पहली बार जब वो विदेश यात्रा पर, वो भी अपने अध्ययन से संबंधित यात्रा पर गए थे, समुद्री जहाज से गए थे और अपने साथ अपने जो छोटी प्रयोगशाला है, स्पेक्ट्रम में नापी जो यंत्र है वो भी ले गए थे। आते जाते समय उन्होंने समुद्र का जो जल था उसका और जो ग्लेशियर पड़े उनसे जो रोशनी का, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसका अध्ययन किया और इसी के बाद एक नई खोजबीन सामने आई। तो ये सारा जो बात थी क्या थी, किस रूप में थी डॉक्टर मुखर्जी? 1921 में उन्होंने यात्रा की थी। असली में कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये 1921 में हुआ था। ये दूसरा कांग्रेस था। इससे पहले कांग्रेस हुआ था, ये हुआ था ऑक्सफोर्ड में, पहला 1912 में हुआ था। तो उन्होंने जो यात्रा के दौरान गए पानी के जहाज़ से, स्टीमशिप, और वहाँ जा कर के उन्होंने विस्परिंग गैलरी, वहाँ पर तो उन्होंने शिरकत की ही, कांग्रेस में जाके विस्परिंग गैलरी में गए। विस्परिंग गैलरी में होता है फुसफुसा, यहाँ दूर तक जो फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उस पर अध्ययन किए। उसके बाद वो बचपन से ही बड़े मेधावी थे और वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते थे। जब कॉलेज में थे तो उन्होंने लॉर्ड रेले, जिनका कि प्रकीर्णन की जिन्होंने बाद में सिद्धांत दिया, उसका ट्रीटाइज ऑन साउंड और उनके शोध पत्र पढ़ रखे थे। तो उन्होंने जे थॉमसन और भी विद्वानों से मिलने का रदरफोर्ड अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने विस्परिंग गैलरी पे करा। अब जो है रोचक है, जब वो लौट रहे थे, उन्होंने जाते वक्त तो देखा कि समुद्र जो नीला है, मगर उस पर प्रयोग करने की अवसर कही है ठानी उन्होंने लौटते दफ़ा। वो इसलिए कि वो लौट रहे थे एसएस, वो स्टीमशिप का नाम था एसएस नारकुंडा। अब इससे लगता है नारकुंडा इसमें बड़े रोचक है, इसमें थोड़ा सा मैं समय भी लूँगा बताने में। तो एसएस नारकुंडा लगता है किसी व्यक्ति के नाम पर है। असली में ये एक ब्रिटिश शिप था और ये एक शिप नहीं, दो शिप थे और दूसरे शिप का नाम था एसएस नालडेरा। अब नालडेरा से बात स्पष्ट होती है, ये नारकुंडा, ये नारकंडा जगह है हिमाचल में और नालडेरा भी है, गोल्फ का मैदान है, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो अंग्रेज़ों को ये जगह बहुत पसंद थी और ये नारकंडा की विशेषता ये है कि इसमें जो है बर्फ़ बाद में पिघलती है और इसमें बहुत घने जंगल हैं। तो अंग्रेज़ों को जगह जो है स्वास्थ्य के लिए वैसे भी बहुत अच्छी लगती थी। नालडेरा मैंने बताया कि उसमें गोल्फ का मैदान था ऊंचा। तो दोनों के नाम पर उन्होंने दो स्टीमशिप बनाए। एक का नाम पड़ा एसएस नालडेरा और दूसरा था एसएस नारकुंडा, नारकंडा के नाम पे नारकुंडा, जिस पे कि उन्होंने यात्रा की, लौटती दफ़ा की। तो ये जो स्टीमशिप है वो दोनों ही सिस्टर स्टीमशिप मान सकते हैं और इनका स्पीड जो है वो था 17.5 नॉटिकल माइल्स यानी समुद्री मील प्रति घंटा, जो कि 31 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि काफ़ी उस समय तेज़ ये अच्छे जहाज माने जाते थे। खैर, ये जो शिप था ये लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाना था, उसको सिडनी, और उनको ये उतरे बॉम्बे पोर्ट पर। तो आगे मैं बता रहा हूँ।
तो लौटते दफ़ा वहाँ पर अच्छा खासा शिप था, वो डेक पे बैठे थे, भोजन के बाद शायद एक खाली गिलास पड़ा हुआ था, उसमें पानी भरा था। वो देख रहे हैं गिलास को एक तरफ समुद्र को देख रहे हैं। कहते हैं गिलास में पानी तो बिल्कुल पारदर्शी है और समुद्र में जो पानी नीला है। तो उन्होंने जो है लॉर्ड रेले को तो पढ़ रखा था। लॉर्ड रेले ने ये सिद्धांत दिया था कि जो सूर्य का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन होता है वायु के अणुओं के साथ, तो उससे आकाश नीला होता है। और उन्होंने एक फार्मूला भी दिया, खैर उस फार्मूले पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब है कि तरंग दैर्घ्य के चौथे पावर के जो है व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो उन्होंने बताया कि आकाश नीला क्यों होता है। अच्छा, उन्होंने जो पढ़ रखा था उसके आधार पे लॉर्ड रेले ने ये कहा था कि भाई ये जो है जो समुद्र नीला है वो परावर्तन के कारण होता है। तो उनको ये बात जो है असली में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है, किसी बात को भी विशेषज्ञ बात को भी सीधा ना माने, उसका परीक्षण करें, उसका इन्वेस्टिगेशन करें, तभी माने। तो उन्होंने इस बात को बांध करके उन्होंने जो उनके पास एक निकल प्रिज्म था, और निकल प्रिज्म क्या करता है, वो ध्रुवित करता है। जो साधारण प्रकाश अध्रुवित होता है, पोलराइज करता है, समतल ध्रुवित करता है। तो उन्होंने दो कोणों में देखा, एक दिशा में देखा और एक लंबवत कोण में देखा। तो उनको लगा कि ये जो है जो सागर का जो नीला रंग है वो प्रकीर्णन के कारण है, और जल के अणु जो है उसको प्रकीर्णित करते हैं, तभी ये अभी नीला तक जो रंग होता समझा है। जाता था कि आसमान का रंग नीला है, इसी के कारण समुद्र का जल नीला है, पर इससे विपरीत बात निकली। जो क्वांटम की हम बात करके या प्रकाश स्पेक्ट्रम की हम बात करें, दास जी जिस स्पेक्ट्रम की आप बात कर रहे थे, जहाँ रामन जो रेखाएं हैं वो डिस्पर्स होती हैं, उनका प्रकीर्णन होता है, फिर से आप उस मुद्दे के थोड़े से आप अपनी चर्चा को बढ़ाना चाहेंगे? जब प्रकाश की एक किरण किसी पिंड के ऊपर पड़ती है तो तीन बातें होती हैं। उसमें उसकी ऊर्जा का एक अंश परावर्तित होता है, एक अंश उस पदार्थ में अवशोषित हो जाता है और एक अंश उसमें से होकर के दूसरी ओर निकल जाता है। ये तीन प्रक्रियाएं क्रमशः परावर्तन, अवशोषण और अपवर्तन कहलाती हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं को अगर हम ठीक से समझना चाहें, प्रश्न ये है कि परावर्तन कैसे होता है या अपवर्तन में दूसरी तरफ प्रकाश कैसे निकलता है, तो ये समझने के लिए प्रकीर्णन का सहारा लेना पड़ेगा। होता ये है कि जब प्रकाश किरण के फोटॉन्स ये पदार्थ के अंदर विद्यमान अणुओं से इंटरैक्ट करते हैं तो उनको उत्तेजित, उद्दीपित कर देते हैं, और फिर उनसे प्रकाश या तो परावर्तित होता है अगर वो ये क्रिया सरफेस के अणुओं के साथ हो रही है, और अगर वो अंदर चला जाता है तो फिर उसमें जो है कुछ अंश जो है वो अवशोषित हो जाता है। उसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण को, प्रकाश के किसी तरंग को वो उत्सर्जित नहीं करता है और दूसरी तरफ निकल जाता है उसमें से। ये जो प्रकीर्णन है, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, अगर इसमें ऊर्जा क्षय नहीं होता है तो परावर्तन और अपवर्तन के फलस्वरूप जो तरंगें हमें प्राप्त होती हैं उनके तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये प्रकीर्णन रैले प्रकीर्णन है। लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो ये प्रकीर्णन, या तो उसको हम कहेंगे, अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है तो उसको हम कहेंगे स्टॉक रेखाएं, और अगर घट जाता है तो एंटी स्टॉक रेखाएं। एक बात है, किसी शोध या आविष्कार की जो महत्ता है, उपयोगिता है, वो इस पर निर्भर करती है कि हमारे जीवन में उस किन किन क्षेत्रों में उसका उपयोग हो रहा है, कहाँ पर उसको इस्तेमाल हो रहा है, उसके अनुप्रयोग क्या है। दास जी, वैसे तो रामन प्रभाव के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में, रसायनों को लें, पेट्रोकेमिकल को लें, या दूसरे इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेके यहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। कौन से क्षेत्र है जहाँ रामन प्रभाव आज हमारे जीवन में काम आ रहा है? शुरुआती दौर में रमन ने सीधे स्पेक्ट्रम को देखा, और इसलिए दो समस्याएं थीं। एक तो ये है कि जो ऑब्जर्वेशंस थे, प्रेक्षण थे, वो सीधे
क्वालिटेटिव रहे, क्वांटिटेटिव नहीं हो पाए। उसके बाद उसमें फोटोग्राफिक कैमरा लगाया गया और सुधार हुआ, तो फिर जो है वो कनफोकल माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया गया और सुधार हुआ तो फिर सीसीडी का इस्तेमाल हुआ, जिससे फोटोग्राफी जो है वो सरल होती गई। इसके अलावा जो उसको प्राप्त करने की टेक्निक थी उनमें भी सुधार हुआ और अब नतीजा ये हुआ उसका कि अब आपको किसी डार्क रूम में प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सा इसलिए रमन प्रभाव का उपयोग ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा होगा जीवन का जिसमें नहीं किया जाता हो। आइए हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, पर उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डीडी साइंस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और दूरदर्शन की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक विज्ञान समर्पित कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 1 घंटे का समय निर्धारित है। डीडी साइंस भारतीय संस्थानों और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम विकास और देश व दुनिया के विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और समाचारों को दिखाएगा। ये कार्यक्रम विज्ञान प्रसार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञान प्रसार की आधिकारिक वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in पर जाएं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। डॉक्टर मुखर्जी, जब रामन प्रभाव का आविष्कार हुआ उस समय के शुरुआत दौर में एक भौतिक शास्त्र में इसने तहलका मचा दिया था और ऐसा देखा गया कि पहले 7 वर्षों के अंदर 700 शोध पत्र इस विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय और या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। उसके बाद थोड़ा सा ठहराव आ गया, पर जैसे लेजर किरणों का आविष्कार हुआ इसमें एक नई जो वैज्ञानिकों को चाहत है उसका जन्म हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? लेजर किरणों ने ऐसा क्या कर दिया? असली में रमन प्रभाव की जो खोज जो हुई थी 28 फरवरी 1928 को हुई थी और 1928 जो लीप ईयर था तो समाचार पत्रों में 29 फरवरी को आया, मगर 28 फरवरी को चूँकि खोज हुई थी इसलिए जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है उसी दिन। अब ये है जो आपने पूछा, 28 से 7 वर्ष यानी 35 अगर जाए तो 700-750 जो है शोध पत्र देशी विदेशी पत्र पत्रिकाओं में छपे। 1931 में से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उसका असर पड़ा इस पर, वो कैसे मैं बताता हूँ। तो उस समय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोमेट्री का विकास हुआ। उसके पीछे 2 बातें थी। एक तो जो संसूचक जो थे हमारे इक्विपमेंट्स वो अच्छे संसूचक आए, उसके बाद और फिर इलेक्ट्रॉनिकी में भी विकास हुआ। तो उससे है कि जो कि युद्ध का समय था इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो है सिद्ध हस्त ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती थी और उसमें डार्क रूम फैसिलिटी, डार्क रूम सुविधाओं की आवश्यकता थी।
तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा ऊपर आ गया, और ये 1945 तक विश्व चला। तो 1945 के बाद भी काफ़ी वर्षों तक ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ही छाया रहा। 1960 में मैमन ने रूबी लेज़र की खोज की। उसके बाद से फिर इसने जोर पकड़ा और बड़े जोर शोर के साथ, और नई तकनीकें भी आई। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन माइक्रोस्कोपी, इसका जोर एक नया दौर शुरू हुआ। उसकी वजह थी युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी 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 प्रोफेसर मुखर्जी, इसके अलावा दूसरे भी क्षेत्र, जैसे आजकल हम डीएनए की बात करें, कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें, या जो हीरे जवाहरात है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। ये भी दास जी ने बताया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ये विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। लाइफ साइंसेस में से लेकर मटेरियल साइंस, मिनरलॉजी और भी अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग जो शुरुआती दौर है उसमें केमिस्ट्री में हुआ, क्योंकि इनके जो कंपनिक जो ऊर्जा होती है मॉलिक्यूल की, तो उनका जो बंद होते हैं बॉन्ड्स, तो उसके बारे में उनका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता लगाया जा सकता है। शुरू में ही किया गया। क्रिस्टलों का पता लगाया जा सकता है, मिनरलों का स्ट्रक्चर पता लगाया जा सकता है। जो हीरे होते हैं, जो हीरे जवाहरात होते हैं, उनके जो ऑथेंटिकेशन किया जाता है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर किया जाता है। अब जो इसकी उपयोगिता मेडिकल साइंस पे चर्चा कर लेते हैं। बायोलॉजी में है कि विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे कि आप रोग विज्ञान हो गया, विषाणु विज्ञान हो गया, इस तरह विभिन्न जगह पर इसका उपयोग है। और रोग निदान में होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में तो रोग निदान में जो इस द्वारा जो है कोशिकाओं का अध्ययन किया जा सकता है, ऊतकों का अध्ययन किया जा सकता है। तो कोशिका के अध्ययन से ये जो कैंसर कोशिकाएं कैसे फैल रही हैं, तो उसका पता लगाया जा सकता है। समय पे कैंसर जो है शरीर में कैसे फैल रहा है, उसका निदान भी किया जा सकता है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने हाल फिलहाल में कुछ वर्षों पहले ये तपेदिक को ट्रैक किया था, और अर्ली डिटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ निकाला है इस पर। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। यानी धीरे धीरे जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें इसका जो फैलता जा रहा है उपयोग, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक का इजाद होता है, नई टेक्नोलॉजी जुड़ती है, तो पुराने जो आविष्कार हैं उनमें भी एक नई जो रूपरेखा वो तैयार हो जाती है। तो वर्तमान में जो नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने उभर के आ रही है, उसको यदि रमन प्रभाव के साथ हम देखें तो आने वाले समय में किस तरह के नए परिवर्तन आप सोचते हैं कि हो सकते हैं या होने जा रहे हैं? जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह के नैनो कण विकसित किए गए हैं जिनको रक्त के साथ मिला दें तो वो कैंसर कोशिकाओं के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर उनको रमन लाइनें प्राप्त करके उन कणों के संगत कैंसर की कोशिकाओं की ठीक ठीक स्थिति जानी जा सकती है। अब ये किया जा रहा है कि सभी पदार्थों के, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ अभी तक ज्ञात हैं, उन सब के रमन स्पेक्ट्रा की एक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। उस लाइब्रेरी के आधार पर अब ये होगा कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा एनालिसिस में। आप जिस भी पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रम आपके पास होगा, उसको उस लाइब्रेरी में विद्यमान उसके सिग्नेचर से मैच करके आप उस पदार्थ की पहचान कर सकेंगे। मैं आने वाले विज्ञान दिवस की शुभकामनाओं के साथ प्रोफेसर मुखर्जी आपका और दास साहब आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को रामन प्रभाव और इससे संबंधित मुद्दों पर इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें नीचे लिखी ईमेल पर लिख भेजें। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सभी का आभार, धन्यवाद।